Namaskar friends, welcome to SCKG Studies and SCKG 2.22 YouTube channel classes. In this session, we are going to discuss question number 41 to 49 of ESIX rule. जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर MCQ के थ्रू ESIX एंड रूल को स्टडी कर रहे हैं। अभी तक लगभग 6 से 7 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखेंगे, आसान रहेगा। पर्पस ये है MCQ जैसे जैसे क्वेश्चन दिमाग में आता, सामने डाला जाता है, माइंड एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही कोई भी व्यक्ति प्रश्न कोई पूछता है, माइंड अल्ट्रा एक्टिवेट हो जाता है और वहां पर आदमी को सीखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, टेंडेंसी बढ़ जाती है। वहां पर सीखना आदमी चाहता है। सीखना कब चाहता है? जब सामने कोई प्रश्न आ जाए। उसी साइकोलॉजी को हमने यहाँ पर यूज किया है। और यहाँ पर हम उसके द्वारा ESI एक्ट और ESI रूल को स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। यही तरीका है लर्निंग का। ये मेरा अपना इनोवेटिव तरीका है। अगर ये तरीका आपको पसंद लगता है, प्लीज डू समथिंग राइट इन योर कमेंट बॉक्स। राइट, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। The rate of sickness benefit is equivalent to 55, 65, 60, 70% of the average daily basis। मुझे लगता है इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, जो ब्रांच ऑफिस में वर्क करते हैं। SRO में भी जो बेनिफिट होगा, मैक्सिमम लोगों के लिए इजीएस्ट क्वेश्चन है। आंसर क्या है? 70%। सिकनेस बेनिफिट जो है डेली वेजेस का, एवरेज डेली वेजेस का 70% पे किया जाता है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? अरे यहाँ लिखा है, देखिए ना, ये देखिए, हम आपको दिखा चुका है पहले से भी। ये सिकनेस बेनिफिट है और ये सिकनेस बेनिफिट उन्हीं को मिलता है जो 78 डेज कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में कंट्रीब्यूशन पे किए होते हैं। 91 डेज तक मिलता है इन 2 कंसेक्यूटिव बेनिफिट पीरियड, और 70% ऑफ एवरेज डेली वेजेस मिलता है। हाँ जी, मेडिकल बेनिफिट ट्रीटमेंट डे 1 से होता है। इनहेंस सिकनेस बेनिफिट स्टेरलाइजेशन ऑपरेशन के अगेंस्ट में होता है। 100% मिलता है 14 डेज लेडीज के लिए, 7 डेज मेल के लिए। ठीक है। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट 34 टाइप के लॉन्ग टर्म डिजीज के लिए मिलता है। कब? किसके लिए? 34 टाइप के लॉन्ग टर्म डिजीज के लिए, जिसका 156 डेज कंट्रीब्यूशन 4 कंसेक्यूटिव कंट्रीब्यूशन पीरियड में हुआ हो। 80% इसका एवरेज डेली वेजेस का बेनिफिट दिया जाता है। टेम्पोररी डिसेबलमेंट डे 1 से, परमानेंट डिसेबलमेंट डे 1 से 90% मिलता है। ठीक है। डिपेंडेंट बेनिफिट डे 1 से मिलता है। 90% का शेयर फिक्स किया जाता है और प्रोपोर्शनेटली सभी डिपेंडेंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मेटर्निटी बेनिफिट 70 डेज तक जिन्होंने प्रीसीडिंग 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में कंट्रीब्यूट किया हो, उनको 26 वीक के लिए मेटर्निटी बेनिफिट दिया जाता है। और ये रेट जो होता है 100% होता है। 100% होता है। कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस उन जगहों के लिए होता है, उन उन आईपीज एंड उनकी वाइफ के लिए होता है जहां पर ESI स्कीम की मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। कितना मिलता है? 7,500। ये आपके सारे बेनिफिट का नट सेल में हमने पूरा समझा दिया। पूरे डिटेल से इससे पहले वाले क्लासेस हमने अपलोड कर रखे हैं, इसलिए इसको शॉर्टकट में हमने आपको बता दिया। तो क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 41, आंसर 70%। हाँ। क्वेश्चन नंबर 42, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल रिप्रेजेंटिंग मेडिकल प्रोफेशन इज। देखिए जी, जब भी
कॉरपोरेशन, स्टैंडिंग कमेटी, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो कितने मेंबर होते हैं और दूसरा टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है। कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर इसको हल्के में ले लिए तो मेडिकल बेनिफिट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में, मेडिकल प्रोफेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो 3 होते हैं, तो 20 ही हो जाएगा। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल का होता है। करेक्ट आंसर इज 4 ईयर। 4 ईयर कहाँ पे लिखा है? वैसे तो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के बारे में हम इससे पहले स्टडी कर चुके हैं, फिर भी सरसरी निगाह से देख ही लेते हैं। चैप्टर 2 में 3 प्रकार के बॉडीज को दिया गया है, कॉर्पोरेशन, स्टैंडिंग कमेटी एंड मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। मेडिकल बेनिफिट काउंसिल 3 जो है, सेक्शन 3 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईएसआई कॉर्पोरेशन के बारे में है, सेक्शन 8 में कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी के बारे में है, एंड सेक्शन 10 में मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के बारे में है। मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का जो सेक्शन 10 में दिया हुआ है, डायरेक्टर जनरल इसके मेंबर होंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इसके मेंबर होंगे, मेडिकल कमिश्नर इसके मेंबर होते हैं। वन मेंबर रिप्रेजेंटिंग ईच स्टेट, 3 मेंबर रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर, 3 members representing employees, and 3 members out of whom not less than one should be women representing medical profession। ये members होते हैं, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस की बात यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है, टर्म ऑफ ऑफिस शैल बी फॉर 4 ईयर। ए टू डी में जितने हैं उनका टर्म ऑफ ऑफिस 4 ईयर होगा, और बाकी लोगों का टर्म ऑफ ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट अपॉइंटिंग हिम होगा। रेजिग्नेशन किसको देना है? तो मेंबर ऑफ कॉर्पोरेशन और स्टैंडिंग कमेटी और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में रिजाइन हिज ऑफिस बाय नोटिस इन राइटिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको नोट देना है रेजिग्नेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। एंड हिज सीट शैल फॉल वैकेंट ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द रेजिग्नेशन बाय दैट गवर्नमेंट। ये रूल 11 में रेजिग्नेशन का लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, समझ में आया? और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा तो लाइक करें, समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का हमने आंसर कर दिया था, 70 आंसर था। क्वेश्चन नंबर 42 का हमने आंसर कर दिया, 3 आंसर 4 आंसर है। एम टू रीड ये 4 आंसर होगा, 3 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 43, टू रेज एनी मैटर इन द एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट regarding payment of any dues to ESIC, the principal employer shall have to deposit how much percentage? कहाँ पे? ईआई कोर्ट में अपील करने के लिए कितना परसेंट डिपॉजिट करना पड़ता है? रूल है क्या कुछ? हाँ जी रूल है। कितना पड़ता करना पड़ता है? 50% करना पड़ता है। 25% का भी रूल है क्या? है, 25% का भी रूल है, कोर्ट के लिए नहीं है। कहाँ के लिए है? आइए देखते हैं। रूल सेक्शन 45 डबल है। 45 ए में ऑर्डर इशू किया जाता है बाय ऑथराइज अफसर, और 45 डबल ए में अपील किया जाता है अपीलेट अथॉरिटी के पास, जो जनरली आज के डेट में रीजनल डायरेक्टर्स के पास है, जो जेडी एंड एबव होते हैं। राइट, जीडी के पास अपील का पावर नहीं है। तो अपील में अगर अगर कोई एम्प्लॉयर सेटिस्फाई नहीं है 45 ए ऑर्डर से, ही मे प्रीफर एन अपील विद इन 60 डेज, 60 दिन के भीतर। क्या कंडीशन है? आफ्टर डिपॉजिटिंग 25% ऑफ द अमाउंट। 60 दिन के भीतर 25% का अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करके अपील में जा सकते हैं। तो 25% अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है तो, अगर डिपार्टमेंटल अपील में सिर्फ 25% ही जमा करना है। हाँ,
अगर वो सक्सीड हो जाते हैं अपील में, तो उन्होंने जो भी 25% जमा किए हैं वो उनको रिफंड किया जाएगा, और नहीं तो जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर डिटरमाइन हो गया shall be recovered as an area of land revenue। जिस तरीके से लैंड रेवेन्यू रिकवर किया जाता है वैसे ही इस एरियर को भी रिकवर किया जाएगा, ऐसा रूल 45 ए और रूल 45 बी में मेंशन किया हुआ है। प्रश्न क्या था? ईआई कोड का था। ईआई कोड को कहाँ पर मेंशन किया है? सेक्शन 75 में। 75 में क्या है? मैटर्स टू बी डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोड। ये अपने आप में बड़ा प्रोविजन है, इसको नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में समझेंगे। यहाँ पर टू द पॉइंट हम यही समझते हैं कि नो मैटर विच इज इन डिस्प्यूट बिटवीन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड द कॉर्पोरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट एम्प्लॉयर और ईएसआई के बीच में हो, और एम्प्लॉयर अगर कोर्ट में जाना चाहता है तो ये कंडीशन डाला गया है, नो मैटर शैल बी रेज्ड। ये देखिए, शैल बी रेज्ड मैंडेटरी है। ये कोई भी मैटर कोर्ट में रेज नहीं किया जा सकता। कब तक? जब तक कि ही हैज डिपॉजिटेड विद द कोर्ट 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम एज क्लेम्ड बाय द कॉर्पोरेट। जब तक 50% अमाउंट कोर्ट में डिपॉजिट नहीं कर देते, कोर्ट विल नॉट इंटरटेन द एम्प्लॉयर अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द कॉर्पोरेट। 50%। अगर ईएसआई में ही अपील में जाते हैं तो 25% पे करना पड़ता। कोर्ट में चले गए 50% पे करना है, 50% पे करके ही आपको कोर्ट इंटरटेन करेगी। हाँ, एक बात ये है कि यहाँ पर ये इतना स्ट्रिक्ट होते हुए भी कंडीशन यहाँ पर दे दिया है। कंडीशन क्या दिया है? प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग वेव और रिड्यूस द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड अंडर दिस सब सेक्शन। तो कोर्ट अगर चाहे तो राइटिंग में रीजन लिख करके, और ये जो 50% का जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इसको रिलैक्स कर सकती है, इसको कम भी कर सकती है और कमा भी कर सकती है। बिना पैसा पे किए भी केस को एडमिट कर लेगी फॉर द प्रोसीडिंग, ऐसा कोर्ट कर सकती है। एक ये रूल 3 है। रूल 3 का थोड़ा प्रोहिबिशन देख लीजिए। नो सिविल कोर्ट हैव ज्यूरिसडिक्शन। सारे सिविल कोर्ट के केसेस, सारे सिविल कोर्ट को के ज्यूरिसडिक्शन को बैन कर देता है। No civil court has jurisdiction to decide or deal with any question or dispute which by or under this act is decided by। जो इशू, जो केस, जो मैटर मेडिकल बोर्ड या मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल या ईएसआई कोर्ट के द्वारा डिसाइड होना है, ध्यान रखिएगा, जो मैटर मेडिकल बोर्ड, मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल या ईएसआई कोर्ट के द्वारा डिसाइड होना है, उसका एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन इन्हीं तीनों के पास है। उसका ज्यूरिसडिक्शन बाकी किसी कोर्ट के पास नहीं है। नो कोर्ट विल इंटरटेन। किसी कोर्ट की बात करते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक भी आता है। हाई कोर्ट के पास क्या है? एक 481 है, और 481 में उनके पास इनहेरेंट पावर आ जाता है, और इनहेरेंट पावर में वो हर प्रकार के केसेस को सुनते हैं। तो इसलिए 481 में उनके पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर है, और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में सब कुछ पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट छोड़ करके बाकी किसी भी कोर्ट में ये इशू से, कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड इशू से, डिस्प्यूट ऑफ कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड इशू हो या मेडिकल से रिलेटेड इशू है, जो मेडिकल बोर्ड या मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल के पास हो या एम्प्लॉय कोर्ट के पास हो, उनके पास बाकी किसी अदर कोर्ट के पास ये पावर नहीं जाएगा। दूसरे किसी कोर्ट के पास जाएंगे, दे डोंट हैव पावर टू इंटरटेन इट। बस पावर किसके पास है? मेडिकल बोर्ड,
मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल और EI कोर्ट के पास, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 44. If any person fails to pay any contribution which under this act he is liable to pay, he shall be punishable. देखिए, आपको पे करना चाहिए कंट्रीब्यूशन, आप कंट्रीब्यूशन पे नहीं कर रहे हैं तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, सजा मिलेगी। कितनी सजा मिलेगी? 3 ईयर का। इसको हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं इसका डिटेल मैंने नहीं बताया। Which of the following is are covered under the definition of principal employer in the establishment under control of the any department of any government of India? ऐसा है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को डिफाइन करते समय 2-3 कैटेगरी किया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। क्योंकि आंसर क्लिक हो चुका है इसलिए आपको पता है इसका आंसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय सच गवर्नमेंट। यही दो है। कहाँ पे लिखा है 45 का आंसर? यहाँ पे लिखा है ESI एक्ट के सेक्शन 2 में सब सेक्शन 17 है, जहां पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को डिफाइन किया गया है। इन ए फैक्ट्री द ऑनर और ऑक्युपायर ऑफ द फैक्ट्री एंड इंक्लूड मैनेजिंग एजेंट ऑफ सच ऑनर और ऑक्युपायर, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सीज्ड ऑनर और ऑक्युपायर, एंड वेयर अ पर्सन हैज बीन नेम्ड एज मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री अंडर दिस एक्ट द पर्सन सो नेम। ये लोग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। हमारा जो ध्यान है वो कहाँ पे? एनी इस्टेब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट। यही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यही है। डिपार्टमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट इन इंडिया द अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय सच गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ और वेयर नो अथॉरिटी इज अपॉइंटेड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो दो ही लोग यहाँ पर है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जगह पे, या तो अथॉरिटी अपॉइंट की गई हो और नहीं तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो। इन एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट any person responsible for the supervision and control of the establishment। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ और यहाँ ये कहाँ कहीं भी MCQ बन सकता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड था और इसका आंसर होगा द अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय सच गवर्नमेंट और द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 46, देयर आर 34, 36, 35, 37 diseases in the list of long-term diseases for the purpose of extended sickness benefit। अभी जस्ट 2-4 मिनट पहले हमने बताया था सिकनेस, जब हम स्टडी कर रहे थे सरसरी निगाह से पूरे सिकनेस को हम देख रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि टोटल डिजीजों की संख्या कितनी है? कितनी है? 34 है। 34 है, देखे थे हम, भूल गए क्या? देख लीजिए फिर। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट कितना लिखा है? 34 स्पेसिफाइड लॉन्ग टर्म सिकनेस, ठीक है। आपका दूसरा चैनल SCKG 2.22, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 46 का हो गया कितना? 34। 47, the member of a standing committee may resign his office by notice in writing to chairman of the corporation, चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, डायरेक्टर जनरल, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका भी आंसर हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा है, जस्ट पहले। करेक्ट आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। कहाँ लिखा है? ये देखिए ना, रूल सेक्शन 11 में लिखा हुआ है, रेजिग्नेशन ऑफ ए मेंबरशिप ए मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमेटी और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय नोटिस इन राइटिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। पढ़े थे ना अभी, फिर से देख लिए। 47 ओवर हो गया, आगे चलते हैं। 47 ओवर हो गया, 48।
The corporation can make a claim for recovery contribution from the principal employer within how many years to which the claim relates. ये भी हमारे ये सही में सबको पता है, कितने वर्ष तक के लिए क्लेम को हम ऑर्डर पास कर सकते हैं, कितने वर्ष के लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं, कितने वर्ष के लिए ऑर्डर पास नहीं कर सकते. कितना है? 3, 4, 6, 5. 5 इज द करेक्ट आंसर. कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है. 45 ए का जब डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन इन सर्टेन केसेस है तो उसमें लिखा है कंट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करेंगे. आइए थोड़ा सा इसको देख ही लेते हैं. देखिए, जहां कहीं भी कंट्रीब्यूशन का डाउट हो, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू इट, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे एक ऑर्डर पास किया जाएगा. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पेबल रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ दैट फैक्ट्री ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. ROSRO में क्या होता है? रिव्यू ऑफ फाइल्स होती है ना, तो रिव्यू ऑफ फाइल्स में ये क्वांटम ऑफ कंट्रीब्यूशन डिटरमाइन किया जाता है. क्या किया जाता है? डिटरमाइन किया जाता है. किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन. राइट. कंडीशन डाला है. Provided that no such order shall be passed by the corporation unless the principal or immediate employer or the person in charge of the factory or establishment has been given a reasonable opportunity of being heard. Reasonable opportunity of being heard है. रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का मीनिंग एक नोटिस होता है, 2 नोटिस होता है, 3 नोटिस है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है. रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी ही चाहिए. मतलब आपने नोटिस इशू किया और या तो एम्प्लॉयर ने रिस्पॉन्ड किया और नहीं तो एम्प्लॉयर ने अनदेखा कर दिया. रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हो गया. लेकिन लीगल टर्म एरिया में एक और भी टर्मिनोलॉजी आती है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में बार बार ये सुनने में आता है कि कम से कम 3 नोटिस तो दे ही दीजिए. जब भी आप कुछ ऑर्डर निकलने जा रहे हैं तो कम से कम 3 नोटिस दे ही दीजिए. तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है. Provided further that no such order shall be passed by the corporation in respect of the period beyond 5 years. ये देखिए लिखा है, आप 5 साल से ऊपर वाले का कोई भी हम ऑर्डर पास नहीं कर सकते. क्लियरली लिखा हुआ है. हाँ, तो आंसर क्या हो गया अजय भाई? 5 years हो गया. क्वेश्चन नंबर 49. अंडर सेक्शन 84, if any person makes a false statement for the purpose of causing any increase in payment. इससे पहले वाले क्लास में हम ये पूरा सेक्शन 84 पढ़ चुके हैं. अपना कंट्रीब्यूशन, अपना बेनिफिट बढ़ाने के लिए अगर फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं तो उसकी सजा 6 मंथ है. पूरा ये हम 84 पढ़ चुके हैं. आप इससे पहले वाले सेशन में एक बार देख लीजिएगा. रिपीट करने से क्लास अपने आप में बड़ा हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 50. Any additional remuneration means wages if it is paid at interval not exceeding 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, and you know the answer is 2 month. सबको पता है. ये सही में मैक्सिमम लोगों को पता है कि कोई भी एडिशनल रेमुनरेशन अगर 2 महीने से ज्यादा का एक्सीड करके इंटरवल एक्सीड करता है तो वो वेजेज में नहीं आएगा. इफ इट इज पेड एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ, हर महीने पे किया जाता है एडिशनल रिम्यूनरेशन, पक्का वेजेज में आएगा जी. 2 महीने से ज्यादा के अगर आते हैं तो वो रेम्यूनरेशन में नहीं आएगा, तो वेजेज में नहीं आएगा. शॉर्ट फॉर्म में देखिए, वेजेज हमें पढ़ना है, एट लेंथ पढ़ना है. यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में वेजेज को डिफाइन कर लेते हैं. आइए देखते हैं कहाँ पे है. ये साई एक्ट के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 22 में. थोड़ा सा ध्यान देंगे जी, ध्यान देंगे.
वेजेज मीन्स ऑल रेमुनरेशन पेड और पेएबल, चाहे पेड हो गया हो या पेएबल हो। मान लीजिए कि मुझे दिसंबर महीने का सैलरी पे करना है, तो दिसंबर का मैं कुछ फ्रैक्शन अभी पे कर देता हूँ और कुछ फ्रैक्शन में जनवरी चाहे फरवरी में पे करूंगा। तो पेड कुछ हुआ और पेएबल भी कुछ और है, इन दोनों को जोड़ना है भाई, तब जाकर के दिसंबर का सैलरी बनता है। हाँ, बिकॉज इट इज पेएबल। हो सकता है कि दिसंबर में कोई सैलरी भी नहीं पे की गई हो, रेंट रीजन, कुछ दिन बाद उसको पे कर रहे हैं, तो पेएबल तो हो गया ना, ही इज ड्यू ना। तो चाहे पेड हो चाहे पेएबल हो, इन कैश टू एन एम्प्लॉय इफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय एनी पेमेंट टू इंक्लूड, और क्या क्या इंक्लूड करता है, एनी पेमेंट टू द एम्प्लॉय इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ ऑथराइज लीव। ऑथराइज लीव का जो पैसा मिलेगा वो वेजेज में आएगा, लॉकडाउन का पैसा रहेगा वेजेज में आएगा, स्ट्राइक का पैसा रहेगा वेजेज में आएगा, एंड अदर एडिशनल रेमुनरेशन भी आते हैं वेजेज के डेफिनेशन में। इफ एनी पेड एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ, नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ है वो वेजेज में आएगा, एक्सीडिंग 2 मंथ है वेजेज में नहीं आएगा। यही क्वेश्चन था हमारा, यही क्वेश्चन था जिसका हम आंसर दिए हैं। बट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं है, एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर का अपने कंट्रीब्यूशन भी होता है पेंशन फंड में, प्रोविडेंट फंड में, ईएसआई एक्ट में, उसको वेजेज में नहीं काउंट करेंगे। ट्रेवलिंग अलाउंसेस का कोई कंसेशन हो, कंपेंसेशन हो, उसको वेजेज में इंक्लूड नहीं करेंगे। एनी सम पेड टू पर्सन एम्प्लॉयड टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस, ये एक बिग टर्मिनोलॉजी है और इसको हम पढ़ेंगे। स्पेशल एक्सपेंसेस में क्या क्या आते हैं, कहीं पे वॉशिंग अलाउंसेज होते हो, कहीं पे फूड अलाउंसेज होते हो, कहीं पे ड्रेस अलाउंसेज होते हो, कहीं पे साइकिल अलाउंसेज होते हो, कहीं पे पेट्रोल अलाउंसेज होते, ये सब हम पढ़ेंगे। बट ध्यान में ये रखना है कि जितने भी स्पेशल एक्सपेंसेस होते हैं, टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस, टू मीट द स्पेशल एक्सपेंसेस, वो वेजेज में के डेफिनेशन में नहीं आते। एनी ग्रेच्युटी पेएबल ऑन डिस्चार्ज, ये भी वेजेज के डेफिनेशन में नहीं आते। बाकी सब कुछ वेजेज के डेफिनेशन में आते हैं जब आप सीलिंग डिसाइड करते हैं, जब आप कंट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं। वेज का डेफिनेशन ईएसआई एक्ट में एक बहुत बड़ा इशू है, इस पे बहुत ज्यादा कोर्ट के जजमेंट भी है, हम उनको भी स्टडी करेंगे। इस सेशन में इतना ही देखते हैं। हाँ? तो क्वेश्चन नंबर 50 था, एनी एडिशनल रेमुनरेशन मीन्स वेजेज इफ इट इज पेड एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ है। हाँ जी, इसके बाद ये जो 50 और 51 है, ये ईएसआई एक्ट से रिलेटेड नहीं, ये एफआरएसआर का पार्ट है, ये स्वामी विवेक पब्लिकेशन का पार्ट है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के 50 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के, जिनके द्वारा हमने ईएसआई एक्ट अंडरस्टैंड किया। मैं दूसरा क्वेश्चन पेपर निकालूंगा जिससे फिर बाकी जो ईएसआई एक्ट में कुछ प्रोविजन छूट गए हों उनको हम स्टडी कर सकते हैं। आपको हमारा ये क्लास कैसा लगा, प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए मटेरियल के साथ, कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉइंग एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।